चलिए नेक्स्ट टॉपिक का नाम है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी एंड ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। ठीक, पहले मतलब समझते हैं। चलिए इधर देखिए, सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है। ठीक है, व्यक्तित्व, देखो बुद्धि पढ़ा दिया, व्यक्तित्व। ठीक है, चलिए व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब होता है, देखिए आप क्या समझते हैं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन पर्सनालिटी का मतलब होता है एक मुखौटा। क्या होता है? एक मुखौटा। ठीक है, क्योंकि ये लैटिन भाषा का शब्द किससे बना है? पर्सोनिया से, और पर्सोनिया का मतलब होता है मुखौटा। मुखौटा का मतलब, ध्यान से सुनना, मैं पढ़ाने आऊंगा ये वाली स्थिति, और अपने माता पिता के सामने जो उनका मैं पुत्र हूं वो वाली स्थिति, मित्रों के साथ हूं मैं वो वाली स्थिति, सब जगह मेरा अलग अलग चेहरा होगा। समझ में आया ना? ये मेरा प्रोफेशन है, तो इस प्रोफेशन में मैं एक अलग चेहरा लिए होऊंगा। माता पिता के सामने मेरा एक अलग चेहरा, मेरे मित्रों के सामने मेरा, ये जो एक के बाद एक मेरा जो किरदार है वो बदल रहा है। यही सब मिलाकर क्या बनाता है? पर्सनालिटी। पर्सोनिया शब्द याद रखना है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा। ठीक है, व्यक्तित्व व्यवहारों का संगठन है। जैसा जैसा मैं व्यवहार कर रहा हूं उन सब व्यवहारों से मिलकर बना हुआ, इसी को बना हुआ क्या बोल दिया? संगठन है। ठीक है, व्यक्तित्व से तात्पर्य केवल उसकी शारीरिक संरचना नहीं है कि पर्सनालिटी एकदम ऐसा है, बढ़िया, एकदम बढ़िया शारीरिक रूप से आ रहा है, ठीक ठाक। केवल शारीरिक संरचना नहीं होती है, जबकि आंतरिक संरचना भी पर्सनालिटी में आता है। ओके, व्यक्तिगत भिन्नता को समझने का सबसे पहला प्रयास, इसका नाम पूछेगा गाल्टन, याद रखना। पर्सनालिटी को सबसे पहले समझने के लिए परिभाषित करने का या उसका वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने वाले का नाम था गाल्टन। नाम याद रखना, गाल्टन। ठीक, तो ये गाल्टन महोदय का नाम आपको नहीं भूलना है। ठीक, सबसे पहला मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने का कार्य किसके द्वारा किया गया? गाल्टन। पर्सनालिटी याद रखना है, व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व केवल जो आपका शारीरिक संरचना दिख रहा है, जैसे ऊपर से हाव भाव दिख रहा है, वैसा नहीं होता है। अंदर की भूमिका भी इंपॉर्टेंट रखती है, उसके अंदर की मनोदशा भी इंपॉर्टेंट रखती है। ये सब मिलकर बनेगा पर्सनालिटी। क्या बनता है? पर्सनालिटी। ओके, कुछ परिभाषाएं दिया है इनमें, अरे इसकी कम से कम 2500 परिभाषा मैं खुद चार्ट लाया हूं, और इसमें नहीं छांटना। ये एक बार पूछ चुका है सीजी टेट में, स्किनर का। चलिए बाकी लोग का भी देखते हैं। मैकर्डी, इसके अनुसार यह रुचियों का वह आकलन है जो व्यक्ति के व्यवहारों को एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व रूप प्रदान करता है। रुचियों का आकलन, बस इतना ही याद रखना। कौन बोला? मैकर्डी। पर्सनालिटी क्या है? रुचियों का आकलन है। ठीक है, मैं वहीं पर अपना पर्सनालिटी या व्यक्तित्व को दिखाऊंगा जहां जहां पर मेरी रुचि होगी। बाकी जगह मैं हमेशा कैसे रहूंगा? रुचि के अनुसार नहीं, अपने प्रोफेशन के अनुसार। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा, व्यक्तित्व क्या है? रुचियों का आकलन। दूसरा, वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्यक्तित्व जो है वंश अनुक्रम, जेनेटिक्स, किस वंशावली से है, वंश अनुक्रम, और वातावरण, मेरा जो वातावरण है, मेरे आसपास के लोग कैसे हैं, इस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है क्या? किसी भी आदमी का व्यक्तित्व। तीसरा, वाटसन के अनुसार विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक व्यवहारों को निरीक्षण करने पर आधारित क्रियाएं। याद रखना है, व्यवहारों को आप निरीक्षण, व्यवहारों का निरीक्षण किसने कहा? वाटसन ने।
व्यक्तित्व क्या है? व्यवहारों का निरीक्षण। कौन बोला? वाटसन। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। कौन बोला? वुडवर्थ। किसने बोला ये रुचियों का आकलन है? मैकर्डी। और आखिरी याद रखना स्किनर, और यही पूछा है टेट में। और टेट के सवाल और जितने भी टीचर्स वाले भर्ती वाले सवाल हैं यही सवाल आएंगे बेटा पलट के। ठीक है। व्यक्तित्व को विभिन्नताओं से तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। जिस जिस चीज का आप मापन, जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो और जिसका जिसका आप मूल्यांकन कर सकते हो, चेकिंग कर सकते हो, उसी में देखो इसमें रुचि, चरित्र, सीखना आदि प्रमुख है। किसमें किस चीज का मापन कर सकते हो? मेरे रुचियों का मापन कर सकते हो। मेरी रुचि किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, तो ये रुचियों का मापन, चरित्र का मापन किया जा सकता है। और साथ में याद रखना है सीखना, इन सब का मापन और मूल्यांकन। तो याद रखना है किसने बोला कि रुचि, चरित्र और सीखने आदि का मापन और मूल्यांकन ही पर्सनालिटी है। नाम याद रखना स्किनर। इसी का परिभाषा पूछेगा, पूछना होगा तो या तो बोलेगा याद रखना वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल। कौन बोला? ये दो परिभाषाएं ढंग से याद रखना। चलिए विशेषताएं, व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्ति अगर मान लीजिए मेरी पर्सनालिटी है, मेरी अच्छी पर्सनालिटी, अब ध्यान से सुनना, एक अच्छे पर्सनालिटी वाले व्यक्ति को लिखिए, देख लीजिए और उसमें विशेषताएं लगाते चलिए। 3-4 ठोक विशेषताएं भूलना नहीं है। जैसे व्यक्तित्व बाहरी स्वरूप के अलावा आंतरिक स्वरूप का भी दर्शन है। व्यक्तित्व में केवल बाहरी नहीं जबकि उसके आंतरिक स्वरूप का भी क्या होता है? दर्शन होता है। दूसरा पॉइंट, व्यक्तित्व परिवर्तनशील है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट होगा राइट मार दूंगा। व्यक्तित्व क्या करता है? परिवर्तनशील है। कैसे परिवर्तन? यहां पर मेरा पर्सनालिटी अलग है, शिक्षक मिल जाएगा मेरा, उसके सामने अलग होगा, मेरे माता पिता के सामने अलग होगा, मेरे बीवी बच्चों के सामने अलग होगा, मेरे दोस्तों के सामने मेरा अलग होगा। तो यही बोल रहे हैं क्या? व्यक्तित्व बाहर, ये देखो व्यक्तित्व कैसा है बेटा? परिवर्तन। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व के लिए कौन सा एक कथन सत्य है या असत्य है? तो व्यक्ति याद रखना, व्यक्तित्व कैसा है बेटा? परिवर्तनशील है। व्यक्तित्व अनूठा एवं विशिष्ट होता है। सबका व्यक्तित्व अलग अलग होगा। ठीक। अधिगम एवं वृद्धि व्यक्तित्व विकास की अवधारणा है। अधिगम का मतलब बचपन से वो क्या सीख रहा है, किस प्रकार का वो ग्रोथ वाला है, उसके विकास में किन किन चीजों की अहम भूमिका है, इन सबको बोला जाता है अधिगम। ठीक है। साथ में उसी के लिए वर्ड लग जाएगा वृद्धि। अधिगम एवं वृद्धि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। सीखना एक प्रकार का अधिगम है, ग्रोथ करना एक प्रकार का क्या है? अधिगम है। तो यही बोल रहा है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व पर्यावरण और जीवन का स्थायी समायोजन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पर्सनालिटी जो है आपके इन्वायरमेंट का और जीवन का स्थायी क्या है? समायोजन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको बता चुका था अवचेतन क्या होता है, ठीक है, अचेतन क्या होता है और चेतन क्या होता है। तो यही बोल रहा है अवचेतन और अचेतन व्यवहारों में क्या होता है? फैला होता है। ये चीज आप भूल चुके रहते हैं। चेतन मन बस काम करते रहता है, बाकी चीजें आप जिसको भूल चुके रहते हैं, कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अवचेतन। और जिसको कंप्लीटली भूल चुके हैं उसको क्या बोलते हैं? अचेतन मन। मनुष्य में व्यक्तित्व भिन्नता पर्यावरण और अनुवांशिकता के बीच अंतर संबंध है। ये नहीं भूलना है, पर्यावरण और अनुवांशिकता। व्यक्तित्व अनुवांशिकता का वातावरण का संयुक्त, अनुवांशिकता और वातावरण, इसी को पर्यावरण भी बोल दिया गया। ठीक। व्यक्तित्व समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायता करता है। इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व से क्या होता है बेटा? समाजीकरण। ठीक है। समाज के लिए अच्छा काम करना समाजीकरण कहलाएगा। सामाजिकता की प्रवृत्ति होती है, निर्देशित लक्ष्यों की प्रकृति होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले कारक। इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है। पर्सनालिटी से दो लोगों का परिभाषा याद रखना है। पर्सनालिटी की विशेषताएं जितना जानो उतना सब पर्सनालिटी की विशेषता है।
अच्छा पर्सनालिटी वाला व्यक्ति तो अच्छे समाज का निर्माण करेगा। वो बहुत सारी विशेषताएं हैं, ठीक है। वंशानुक्रम और पर्यावरण का इस पर इफेक्ट पड़ता है, याद रखना, ठीक। क्वेश्चन पूछेगा कारक से, किसी की भी पर्सनालिटी को प्रभावित करने का कारक पहला है अनुवांशिक कारक, जीनेटिक्स। दूसरा याद रखना है, उसके बाद कहा जाएगा वो पढ़ने लिखने के लिए विद्यालय जाएगा, और दुनिया में सबसे पहला विद्यालय क्या होता है उसका, परिवार। 3 और चौथा याद रखना, फिर बाद में वो कहाँ जाएगा, समाज में। किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक पहला, सबसे पहला तो उसका जन्म हुआ, तो याद रखना है आपको क्या, अनुवांशिक, जेनेटिक, जिन में है आप, ठीक है, जेनेटिक्स। उसके बाद दूसरा उसका खुद का, अब जो घर परिवार, पहला पर्सनालिटी कहाँ डेवलप होगा उस व्यक्ति का, पहला विद्यालय हर किसी का क्या होता है, उसका घर, तो याद रखना है घर। घर के बाद जाएगा बाहर पढ़ने, तब बोलेंगे आश्रम या विद्यालय, ये तीसरा। उसके बाद वहां से शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर जाएगा समाज में, तब वो हो जाएगा क्या, उसका बेटा सामाजिक कारक। तो किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। कौन सा, अनुवांशिकता, परिवार, विद्यालय और समाज, ठीक है। पहला देखते हैं अनुवांशिक। बालक के व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव उसकी अनुवांशिकता से पड़ता है, ठीक है। पिता और माता के गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, माता और पिता के गुणसूत्र से बच्चे के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसका, समझ में आया। माता और पिता के गुणसूत्र से बच्चे के व्यक्तित्व का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट, विद्यालय। बालक के व्यक्तित्व पर विद्यालय का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट भी पड़ता है और इनडायरेक्ट भी। बालक में व्यक्तित्व भिन्नता होती है, हर बालक में अलग अलग पर्सनालिटी होगा, व्यक्तित्व भिन्नता होती है। अतः शिक्षक को सीखने के लिए या सिखाने के लिए कई प्रकार से उसको क्या होना चाहिए, कई प्रकार का अनुभव उपलब्ध होना चाहिए उस टीचर के पास, क्योंकि एक ही व्यक्ति का कई प्रकार का पर्सनालिटी होता है। इस पर्सनालिटी को समझेगा वो कौन, तब उसको सिखा पाएगा उसका टीचर। तो इसीलिए उसके टीचर में भी विभिन्न प्रकार के क्या होने चाहिए बेटा, विविध अनुभव उपलब्ध कराना। या भैया कब कराएगा, जब खुद जानेगा। बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए उसके टीचर्स के पास भी, उसको पढ़ाने के या उसके पर्सनालिटी को डेवलप करने के। शिक्षक छात्र संबंध, या एक क्या बना ले, शिक्षक अपने छात्रों के साथ बढ़िया रिलेशन बना ले। कैसा संबंध, प्रेम व्यवहार का। दूसरा, खेल तथा खेल भावना, भैया आपस में एक दूसरे का, कोई किसी का पेंसिल टूट गया बेटा तो मदद करिए, हेल्पिंग नेचर हुआ, ठीक है। किसी को ज्यादा मार के भेजा, घर में रो रहा है तो उसको प्रेम व्यवहार से समझाइए। खेलने जा रहे हो तो चिढ़ना नहीं है वहां पर, कैसा भावना का यूज करना है, खेल भावना। नेतृत्व भावना, लीडरशिप, ठीक है। तथा वातावरण व्यक्तित्व को अत्यधिक प्रभावित करता है। ये सारी चीजों से आपकी पर्सनालिटी क्या होता है बेटा, इफेक्टेड होती है। तीसरा आ जाओ, घर। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण सबसे पहले सर्वप्रथम कहां होता है उसके, यही क्वेश्चन आएगा, आना होगा तो बस। व्यक्तित्व की निश्चित दिशा में उसके परिवार की निर्धारण करते हैं। सामाजिक वातावरण, अब ये सब चीज सीखने के बाद कहां पहुंचा, समाज में। शादी बर बिहा हो गया, लड़का बारे हो गया, अब उसका हो गया क्या, वो सामाजिक प्राणी। बालकों के व्यक्तित्व पर समाज की संरचना और समाज के लोगों का प्रभाव पड़ता है। आप जैसा छोटा बच्चा समाज में जैसा चीज देख रहा है, जो चीज हो रहा है उसको उतना जल्दी एक्सेप्ट करेगा। परिवार के लोगों से लेकर के समाज के लोगों तक व्यक्ति के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार के प्रभाव डालते हैं, ठीक। व्यक्तित्व के प्रकार, इसमें इंडियन अप्रोच है, फलाना अप्रोच है। भारतीय व्यक्तित्व के 2 ही प्रकार हैं, एक बताया गया है भगवत गीता में और एक बताया है चरक संहिता, ठीक है।
देखो ध्यान से, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन बताया गया है किसमें? भगवत गीता में। ठीक है, मेंस का सिलेबस है सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। किस समय कौन सी पर्सनालिटी में होता है? सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये किसमें बताया गया है? भगवत गीता में। चरक, ये कौन चरक है? चरक संहिता वाले। ठीक है, आयुर्वेद, यस, आयुर्वेद विज्ञान के जनक कौन? चरक। इसके अनुसार वात, पित्त और कफ, वात, पित्त और कफ, ये तीन प्रकार की पर्सनालिटी कौन बता रहा है? ठीक है, ये चरक से। भारतीय दृष्टिकोण है दोनों के दोनों। एक भगवत गीता का याद रखना है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ठीक है, ये तीन प्रकार का। चरक संहिता के अनुसार वात, पित्त और कफ। पूछेगा वात, पित्त और कफ पर्सनालिटी की बात किसके द्वारा किया गया? चरक के द्वारा। शारीरिक संरचना के दृष्टिकोण। अब इनकी बातें करते हैं। नाम क्या है इसका? क्रेचमर, क्रेचमर, और एक है सेल्डन। अभी देखो क्रेचमर का क्या पूछेगा? सुडोलकाय दृष्टिकोण क्या है, या इसने व्यक्तित्व के, सुडोलकाय व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? सुडोल माने शरीर का हिष्ट पुष्ट होना। शरीर का कैसा होना? हिष्ट पुष्ट होना। इसको देखो लंबा काय, तो क्रेचमर के लंबा काय में उसने किस प्रकार के पर्सनालिटी को बताया? तो ये बताया लंबे व्यक्ति और पतले व्यक्ति स्वभाव से क्रोधी और कैसे होते हैं? चिड़चिड़े। समझ रहे प्रेम? लंबे व्यक्ति स्वभाव से कैसे होते हैं? क्रोधी, बात बात में क्रोध करेगा। ठीक है, और कैसा होता है? चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा। गोलकाय, ठीक है, नाटे, हाइट कम, मोटे और चर्बी युक्त, पेट वाइट निकला है, स्वभाव से मिलनसार और आराम प्रिय होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्सनालिटी वाले मिलनसार और आराम प्रिय होते हैं? नाटा, मोटा, चर्बी युक्त जो रहेगा वो कैसा रहेगा? ऐसा। मिश्रित, मिक्सचर, सबको मिला दो तो सुडोल काय, लंबा काय, गोल काय, इनसे मिलाकर क्या बनेगा? मिश्रित। ये बताया कौन? और ये नाम याद रखना कौन? केवल ये याद ना, लंबाकृति, आयताकृति, गोलाकृति, लंबाकृति, आयताकृति, गोलाकृति देने वाला सेल्डन। इसने तीन प्रकार की पर्सनालिटी बताई। तो ये छोटा सा था व्यक्तित्व, लेकिन व्यक्तित्व तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं पढ़ोगे। अवलोकन, व्यक्तित्व और अवलोकन। हम किसी के व्यक्तित्व का ऑब्जर्वेशन कि उस सामने, हम लोग कैसे जानेंगे सामने वाला का व्यक्तित्व अच्छा है कि खराब है? जब अपन उसका क्या कर लेंगे? अवलोकन। अवलोकन मतलब होता क्या है? रिसर्च, शोध। किसी चीज का होना साथ में किस कारण से हुआ, यह जानना अवलोकन कहलाता है। कार्य कारण, वो कार्य किस कारण से हुआ, इसको जानना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक है, अवलोकन। अवलोकन का अर्थ होता है ध्यान पूर्वक देखना। कैसा देखना बेटा? ध्यान पूर्वक देखना, प्रेक्षण करना। प्रेक्षण करना का मतलब कुछ ना कुछ क्या करते रहना। अरे अपन प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ प्रेक्षण करते तो डेटा मिलता है, डेटा। प्रेक्षण करना, निरीक्षण करना, अर्थात किसी भी कार्य का कारण, किसी भी कार्य का क्या जानना? कारण, तथा उसके पारस्परिक संबंधों को जानना। जानने के लिए एकदम माइक्रो, सूक्ष्म से सूक्ष्म निरीक्षण करना क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। अवलोकन मतलब किसी चीज के बारे में जब आप अवलोकन करें उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देना। क्या कर देना? पोस्ट। अपने को उसका वो जो काम हुआ है वो किस कारण से हुआ है, कार्य कारण सिद्धांत जानना। उस कार्य का क्या जाना? कारण। ये क्या कहलाएगा? अवलोकन। ठीक है,
अवलोकन। चलिए, अवलोकन की प्रक्रिया, एक होता है सरल और अनियंत्रित। अगर मैं एकदम इजीली जा रहा हूं, सरल कर रहा हूं, तो वो उस पर मेरा कंट्रोल नहीं होगा। अनियंत्रित, तो सरल व अनियंत्रित अवलोकन, सिंपल एंड अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन। दूसरा है व्यवस्थित, इसी को बोलेंगे नियंत्रित। अगर वो व्यवस्थित है तो क्या कर सकता हूं मैं, उसका नियंत्रित कर सकता हूं। और एक होता है सहभागी अवलोकन। देखो ध्यान से, मतलब समझना है, सरल और अनियंत्रित। तो सिंपल है, पहला बात तो याद रखना है, इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन करना बहुत इजी है। गए गूगल में मारे सर्च, कितने प्रतिशत बच्चे फलाना ठिकाना ये इसमें रुचि रखते हैं, 10 साल से बार आंसर आएगा। मैंने एकदम शॉर्टकट में पा लिया, डेटा पा लिया। तो देखिए क्या होता है सरल और अनियंत्रित अवलोकन। वास्तव में जीवन की परिस्थितियों में सूक्ष्मता से, जीवन की परिस्थितियों में या जीवन की परिस्थितियों का सूक्ष्मता से, यंत्रों की सहायता से, बस सरल और अनियंत्रित में याद रखना है आपको। ये जो आंकड़े मिलेंगे किसके मदद से मिलेंगे, यंत्रों की सहायता से अवलोकन किया जाता है। छानबीन करना है, लेकिन किसकी मदद से, यंत्रों की मदद से। ठीक, अब देखो ध्यान से, अवलोकित घटना की सत्यता की जांच का प्रयास नहीं किया जा सकता। कितना परसेंट, अब जो मेरे को डाटा मिला है या जितना भी मैं उसके बारे में जाना, उसमें कितना परसेंट सच्चाई है मैं प्राप्त जान नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो ये मशीन बता रहा है। मेरे को कौन बता रहा है ये चीजों को, मशीन। परिणाम, देखो विश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मैं क्या नहीं कर पाया, इसका जांच। जो मेरे को इसके लिए, मैं इसके लिए जो अपने दिमाग में ऑब्जर्व किया, उसका मैं फाइनली क्या बोल सकता हूं, विश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं होता। क्वेश्चन पूछेगा किस प्रकार के अवलोकन में विश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं होता, सरल और अनियंत्रित अवलोकन। क्योंकि बहुत इजी हो जाता है, हम यंत्रों का उपयोग कर लेते हैं, यंत्रों का उपयोग करके हम पूरा क्या कर लेते हैं, डेटा ले लेते हैं, ऑब्जर्वेशन हो गया बोले। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन की एक खराबी ये है कि हम इसको क्या नहीं कर सकते, इसकी सत्यता की जांच नहीं कर सकते। चूंकि मैं किसी भी चीज की सत्यता की जांच नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए बोल सकता हूं क्या है बेटा, वो उसमें किस चीज की कमी है, विश्वसनीयता की कमी है। ठीक है, अब एक आध एग्जाम्पल देके बताइए। अवलोकनकर्ता की भावनाओं और विचारों के कारण दोषपूर्ण परिणाम प्राप्त होते हैं। मैं अवलोकन करने वाला हूं, मैं इस समय क्या सोच रहा हूं, और कोई दूसरा व्यक्ति अवलोकन करने वाला है, वो उस समय क्या सोच रहा है। ये केवल अवलोकनकर्ता पर डिपेंड करता है, कौन अवलोकन कर रहा है। अवलोकन जिन पर कर रहे हैं उन पर कोई लेना देना नहीं है, ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा अवलोकनकर्ता पर, उसकी सोच विचार पर। क्योंकि वो किसकी मदद ले रहा है, यंत्रों की मदद ले रहा है। इसीलिए क्या नहीं हो पाएगा बेटा, सत्यता की जांच। क्योंकि मैं अभी जो सोच रहा हूं बाद में भी वही सोचूंगा। अभी अवलोकन करता मैं हूं, मैंने जो अपने जिस चीज को लेकर के अपना धारणा बना लिया, बाद में भी वही धारणा बना के रखूंगा। तो अवलोकनकर्ता के दिमाग पर यह डिपेंड करता है, इसीलिए इसकी सत्यता की जांच नहीं हो सकती। इसीलिए बोल सकता हूं कि मैं इस प्रकार के अवलोकन में किसकी कमी होती, तो विश्वसनीयता की। इस प्रकार का अवलोकन क्या कहलाता है, सरल और इतना ज्यादा होगा कि इसको कंट्रोल, मैं कर रहा हूं तो मैं, दूसरा कर रहा है तो दूसरा, ये कंट्रोल नहीं होगा। इसीलिए कैसा है, अनियंत्रित। भिन्न भिन्न अवलोकन करता एक ही समय में अवलोकन करके अलग अलग निष्कर्ष निकालेंगे। सही बात है, मैं अपने दृष्टिकोण से अलग निकालूंगा, अपने दृष्टिकोण से अलग निकालोगे। ठीक, विशेषता, इसमें अवलोकनार्थ का कोई नियंत्रण, अवलोकनार्थ मतलब जिनका अवलोकन हो रहा है उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, केवल अवलोकनकर्ता का ही कंट्रोल होता है। उपयोग, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों जैसे समाज मनोवैज्ञानिक तथा असामान्य मनोवैज्ञानिक में इनका उपयोग होता है। ऐसा नहीं है कि इसका यूज नहीं होता, होता है। कहां पर, समाज मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान। ठीक है, उदाहरण, एक सामान्य वातावरण में खेलते हुए बच्चों को देखना
मैं उन बच्चों को खेलते हुए देख रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। मैं केवल बच्चों को क्या कर रहा हूं, खेलते हुए देख रहा हूं, और उनको खेल के व्यवहारों के संबंध में अनुमान लगाना। ना उनसे मैं कुछ पूछ रहा हूं, ना मैं उनसे कोई बात कर रहा हूं। अब उनको खेलते हुए देख करके अब अपने दिमाग से मैं जो मर्जी वो क्या कर रहा हूं, उनके खेल के व्यवहारों से संबंधित क्या लगा रहा हूं। कोई दूसरा जाएगा वो अपना अनुमान लगाएगा, कोई तीसरा जाएगा वो अपना अनुमान लगाएगा। तो यही हुआ सरल और अनियंत्रित अवलोकन, पहला अवलोकन का प्रकार। दूसरा अवलोकन व्यवस्थित अथवा, चूंकि वो ऑर्गेनाइज्ड है इसीलिए कैसा है, कंट्रोल में है। व्यवस्थित है इसलिए कैसा है, नियंत्रित है। अन्य नाम व्यवस्थित अवलोकन। देखिए ध्यान से, अध्ययन अवलोकन करता कैसे किया जाता है। अवलोकन करता मतलब मैं और घटना, इवेंट दोनों पर नियंत्रण करके, मेरे पर भी कंट्रोल है और जो इवेंट हो रहा है उसमें भी कंट्रोल करके अपन क्या कर सकते हैं, इसको व्यवस्थित अवलोकन। ठीक है। उदाहरण, हर आयु के एक या दो बच्चों को एक निश्चित समय में एक निश्चित खिलौने से खेलते हुए अवलोकन करना। 2-2 साल के दोनों लड़का हैं, दोनों को घर दे दीजिए, अब वो बच्चा उस पर कैसा खेलता है, दोनों को एक ही चीज दे रहे हो ना, ठीक है। और मेरे को बता दिया जाएगा इसको मारना, अगर कोई बच्चा इसको पलटा दे रहा है, कोई बच्चा उसमें अपना घर समझ के उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, तो इनको देखकर मैं अपनी अवधारणा बनाऊंगा। तो मेरे ऊपर कंट्रोल किया, पहला बात। और दूसरा बात, एक ही निश्चित समय में एक ही निश्चित खिलौने से खेलते हुए अवलोकन करना। दूसरा, 2 साल के बच्चों की बॉल के साथ प्रतिक्रिया। 2 साल का बच्चा बॉल के साथ क्या क्या रिएक्ट करता है, कि बॉल को फेंक देता है, बॉल को पकड़ता है। एक 5 तथा 10 साल के बच्चों की प्रतिक्रिया का अवलोकन और बच्चों को खेल में व्यवहार में संबंध के निष्कर्ष निकालना। 2 साल का बच्चा उसके साथ क्या किया और 5 साल का बच्चा उसके साथ क्या कर रहा है, इनको समझना और उसका अवलोकन करना। चूंकि ये कंट्रोल्ड है, कैसा है, ये नियंत्रित है, इसीलिए बोला मैं ये क्या है, व्यवस्थित है। व्यवस्थित का ही अन्य नाम क्या है, नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन में मैं उन्हीं बच्चों का प्रयोग करूंगा जिनको चुना गया है। मैं अवलोकन करता अपने 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 मर्जी से। ये देखो, अपने मर्जी से मैं डिसीजन नहीं लूंगा, मेरे डिसीजन पहले से फिक्स होंगे। अगर वो बच्चा ऐसा रिएक्ट किया तो ये कारण होगा, और वो अगर ऐसा रिएक्ट किया तो उसका ये कारण होगा। मैं अपने मन से कुछ नहीं सोचूंगा। तो ये दोनों पर कंट्रोल करता है, ठीक है। किसके ऊपर अवलोकन हो रहा है उसको भी, और कौन अवलोकन कर रहा है उसको भी। तब ये कहलाएगा क्या बेटा, व्यवस्थित और नियंत्रित अवलोकन। इससे पहले वाला अव्यवस्थित और अनियंत्रित। और आखिरी याद रखना है, सहभागी अवलोकन। कौन सा अवलोकन, सहभागी। अब उस बच्चे के साथ जाना है, उसी के साथ खेलना है, देखना है गाली वाली बक रहा है क्या,